मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल पेंटिंग्स की बात करेंगे कि मुगल पेंटिंग्स, क्योंकि इस पर सभी जगह यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में सभी जगह प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुगल पेंटिंग्स क्या और कैसे हैं। जहाँ तक प्रश्न पेंटिंग को समझने का है तो सबसे पहले मैं इस बात पे चर्चा करूं कि मुगल पेंटिंग, मुगल चित्रकला, एक बिंदु यहां पर यह समझने का है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस्लाम में चित्रकला प्रतिबंधित थी, इस्लाम में चित्रकला प्रतिबंधित रही, उसके बावजूद भी मुगल काल में ऐसी चित्रकला का विकास हुआ जो कि अपने आप में एक हमारी असाधारण धरोहर है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जब हम सल्तनत काल की बात करते हैं तो वहां जो सल्तनत के सुल्तान थे, उन सुल्तानों ने कभी चित्रकला को बहुत क्लियर रूप में राजकीय संरक्षण नहीं दिया। हालांकि चित्रकला का वहां भी विकास दिखाई देता है, लेकिन वो किसी संरक्षण के अंतर्गत नहीं था। मुगल काल की खास बात यह है कि यहां संरक्षण में रहा। अब हम जब बात करते हैं मुगल काल में, तो जो ग्रेट मुगल्स हैं, चाहे हम बाबर से शुरू करें, बाबर से लेकर के बाबर है, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का मैं यहां नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो चित्रकला का विरोधी था। वन बाय वन आप समझ लें। बाबर के समय में, बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है कि बेहजात नाम का चित्रकार था जिसकी वो बहुत प्रशंसा करता है, इसलिए उसके काल में बेहजात शैली का प्रयोग, ये आपके पास छोटे प्रश्नों में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। हुमायूं से चित्रकला का मुख्य रूप से विकास दिखाई देता है। जब हुमायूं पश्चिम की तरफ जा रहा था, ईरान की तरफ जा रहा था, तो उसने जो समझौता ईरान के शाह के साथ किया, उस समझौते के दौरान वो अपने साथ 5 चित्रकार भी लेकर आया। आफ्ताबाची जौहर जो हुमायूं का एक सेवक था, उस सेवक ने बहुत सारी डिटेल दी है चित्रकला के बारे में, और वो जो चित्रकार लेकर आया, उनमें से 3 चित्रकार मुगल चित्रकला के आधार स्तंभ बने। चाहे हम अब्दुल समद की बात करें, चाहे दोस्त मोहम्मद की बात करें, ये मुख्य चित्रकार हैं। और इसके उपरांत अकबर ने चित्रकला को व्यापक रूप से संरक्षण प्रदान किया। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जिसको हम कह देते हैं क्लासिकल एज, जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं। आप सब जानते हैं, ये अगर बड़ा क्वेश्चन कभी भी बनता है तो इसमें आता है क्या आप इस मत से सहमत हैं कि जहांगीर का काल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण युग रहा? शाहजहां के काल में भी चित्रकला का विकास हुआ, लेकिन औरंगजेब के समय में चित्रकला बंद कर दी गई, क्योंकि वो मूल शरीयत के नियमों के अनुसार चलता था। शरीयत क्या है? शरीयत, जब हम कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, यानी इस्लामिक ग्रंथों के आधार पर डेवलप की गई आचरण संहिता, आचार शास्त्र, उसको हम शरीयत कहते हैं। तो शाहजहां के बाद औरंगजेब के समय में ये कुछ भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के हम कई तरह के रूप देखते हैं। वन बाय वन जब हम मुगल चित्रकला की बात करते हैं तो इसमें रूप चित्रण मिलता है। रूप चित्रण, इसमें वन बाय ये मैं विशेषताओं की बात कर रहा हूं। क्या है मुगल चित्रकला की विशेषताएं? रूप चित्रण मतलब एक तरह का छवि चित्रण। इसमें इसके अलावा पांडुलिपि चित्रण, पांडुलिपि चित्रण, शिकार चित्रण, मिथकीय चित्रण, जैसे आप देखेंगे रामायण महाभारत से संबंधित चित्र भी बनाए गए, जैसे दरबार के चित्र। और एक विशेष बात यह आती है, इस काल तक आते आते, खास करके जहांगीर के समय से यूरोपियंस का इंडिया में आना प्रारंभ हो गया था, और इसलिए मुगलों की इस परंपरा में ऐसे भी मस्किन है, बसावन है, ऐसे बहुत से चित्रकार रहे जिन्होंने यूरोपीय शैली के चित्र बनाए। यूरोपीय शैली। अब जैसे जीसस का क्रूसिफिकेशन दिखाया जा रहा है या यूरोप के लोग दिखाए जा रहे हैं, तो ये एक नई बात थी भारतीय चित्रकला में या मुगलों की चित्रकला में। एक बात और आती है कि इन लोगों में एक एज डिपिक्शन का भी है, आयु चित्रण। आयु चित्रण जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि
एक समय के साथ साथ हमारी बॉडी में डिजनरेशन होता है, यानी आज हम जैसे हैं 20 साल के बाद हम वैसे नहीं होंगे, तो उसका एक कंपैरेटिव चित्र बनाना, इसको आयु चित्रण हम लोग कहते हैं। एक आता है देवदूत एवं परियां, ये बेसिकली पर्शियन फीचर था, ये मुगल चित्रकला में आया। तो वन बाय वन आप देख सकते हैं। एक और बात आती है जो भारतीय संदर्भ में भी है, हेलो, यानी कि प्रभामंडल चित्रण। ये मुगल चित्रकला की मुख्य विशेषताएं हैं। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। रूप चित्रण यानी कि जिसको एक तरह से हम शबीह कहते थे, उनके यहाँ पे शबीह चित्रण। पांडुलिपि चित्रण, पांडुलिपि बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दूं कि आपने तैमूरनामा ग्रंथ लिखा, या जैसे आप बात करें कि आपने बाबरनामा किया, अकबरनामा किया, उस ग्रंथ में चित्र किस तरह से आए हैं उनकी बात हो रही है। जैसे हम अपने यहाँ पे रामायण की बात करें, रामायण के संबंध में राम का जन्म हुआ, राम बड़े हुए, राम का विवाह हुआ, राम वन में गए, राम का रावण के साथ युद्ध हुआ, इनको चित्रों के माध्यम से दिखाना है। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में जब हम बात करते हैं, अपने यहाँ फड़ चित्रण आता है, चित्रों के माध्यम से अपनी बात को कहना, चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को कहना। तो ये तो रहा पांडुलिपि चित्रण के अंतर्गत। शिकार चित्रण, क्योंकि ये बड़ा एक रिवाज था हंटिंग करने का, तो राजा यानी मुगल सम्राट जाता था कहाँ, जंगल में शिकार करने के लिए, उससे संबंधित चित्र। मिथकीय चित्रण, जैसे हम रामायण महाभारत के चित्रों की बात कर रहे हैं, जैसे जब हम बात करते हैं कि मुगलों ने भी इस्लामिक जो एक तरह से इस तरह से मिथकीय जो हीरो थे उनके चित्र बनाए। दरबार चित्रण, दरबार चित्रण हमको कई रूप में दिखाई देता है। देवदूत और परियों के चित्रण की बात हम लोग कर चुके हैं। इस प्रकार से हमें चित्रकला की व्यापक जो फैलाव है वो दिखाई देता है। अब जब हम जहांगीर के काल की बात करते हैं, तो जहांगीर के काल में एक विशेष बात ये आती है कि वो खुद अपने आप में सलीम के रूप में वो एक बहुत बेहतरीन चित्रकार था। वो चित्रकला का पारखी था। उसका ध्यान जैसे शाहजहां का ध्यान वास्तुकला की तरफ था, वैसे ही सलीम यानी जहांगीर का ध्यान चित्रकला की तरफ था। इसलिए उसके दरबार में जब हम बात करते हैं तुजु के जहांगीरी की, उसकी जो आत्मकथा है, उसमें वो कई तरह के कलाकारों की, चित्रकारों की बात करता है और उन्हें वो अलग अलग प्रकार की उपाधियां देने की बात करता है। तो इस तरह से हम चित्रकला के विकास और विस्तार को जहांगीर के काल में देख सकते हैं। तो जहांगीर के काल में चित्रकला की, जहां सलीम नहीं कह करके यहाँ अब इसको जहांगीर कह ले, क्योंकि सलीम नाम केवल तब तक रहेगा जब तक हम अकबर का काल देखेंगे। उसके बाद उसमें जहांगीर, जहां और गीर दो नाम है। जहां मतलब ये दुनिया, गीर मतलब धारण करने वाला, ये उपाधि है। मूल नाम क्या था? सलीम था या शेखू बाबा था। तो इस तरह से हम चित्रकला का ये जहांगीर के काल में प्रसार होता हुआ देखते हैं। और एक बात आती है जिस पर यहाँ पर चर्चा कर लेनी जरूरी है। जब औरंगजेब ने चित्रकला को राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया, तो चित्रकार, मुगल चित्रकार देश के अन्य भागों में जाने लगे और क्षेत्रीय शैली की चित्रकला का विकास हुआ। खास करके 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय शैली, 1656 के बाद जब शाहजहां का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो उस समय जो चित्रकार थे, क्योंकि उसने राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया, इसलिए चित्रकार अन्य क्षेत्रों में जाने लगे। तो अब जरा इन शैलियों को देख लें, हम कौन कौन सी शैलियां हैं। राजस्थान की और राजपूताना की समस्त शैलियां, चाहे हम अलवर की बात करें, चाहे ढूंढाड़ की बात करें, चाहे मारवाड़ की बात करें, जितने राजस्थान की शैलियां हैं, इनका व्यापक विकास हमको 17वीं और 18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। हालांकि इस पर मुगल इंपैक्ट भी रहा। दूसरी बात, वन बाय वन, जब ये जम्मू कश्मीर की तरफ गए तो जम्मू शैली हो गई। वन बाय वन, बसौली, कांगड़ा, कुल्लू, जब उत्तराखंड में जाएंगे तो गढ़वाल शैली, जब दक्कन में जाएंगे तो दक्कन शैली। इस प्रकार से चित्रकला की इतनी शैलियों का विकास होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये एक खास बात रही। एक हम 12मासा शब्द का प्रयोग कई जगह देखते हैं चित्रकला के संदर्भ में। ज्यादातर चित्रकला में आपको जब हम इन पहाड़ी चित्रकलाओं की बात करेंगे तो वहां प्रकृति चित्रण अधिक मिलेगा। प्रकृति चित्रण, क्योंकि निश्चित रूप से चित्रकार, कलाकार वही सब सृजन करता है जो उसके आसपास घटित होता है और उसको वो अपनी
क्रिएटिविटी देता है, उसमें अपनी कल्पना का समावेश करता है और फिर किसी चीज को चित्र के रूप में अभिव्यक्ति देता है। तो ये प्रकृति चित्रण क्या मिलता है? महिलाओं के चित्र, हम अपने यहाँ बोलते हैं राजस्थान की बनी ठनी। राजस्थान में एक बनी ठनी चित्र है जिसको मोनालिसा ऑफ राजस्थान कह देते हैं। मोनालिसा एक बड़ा फेमस पुनर्जागरण के काल के दौरान एक बहुत ही फेमस चित्र है, लियोनार्डो दा विंची ने जो बनाया था। उसी तरह से हम अपने यहाँ राजस्थान में क्या कहते हैं? बनी ठनी, किशनगढ़ी शैली के अंतर्गत। तो ये जो क्षेत्रीय शैलियां हैं, इन क्षेत्रीय शैलियों का विकास हमें इस पूरी 18वीं शताब्दी में दिखाई देता है। आज पिछले कुछ दशकों में इन शैलियों पर बहुत रिसर्च हुई है, बहुत सी रिसर्च हुई है। और क्योंकि हुआ यूं है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो जो बेहतरीन चित्र थे, मुगलों के बेहतरीन चित्र थे, इन क्षेत्रीय शैलियों के बेहतरीन चित्र थे, उन चित्रों को ये अपने साथ इंग्लैंड ले गए। आज भी मुगल पेंटिंग्स की जो बेहतरीन पेंटिंग्स हैं वो इंग्लैंड में हैं। तो इस प्रकार से हम चित्रकला के इन पक्षों की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात आती है कि चित्रकला अपने आप में जहां इस्लाम में प्रतिबंधित थी, वहां आते आते ये कहां तक पहुंच गई? ये एक क्लाइमैक्स तक आती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि चित्रकला भारत में पहले से नहीं थी। हम जब पुराना इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें प्री हिस्ट्री में चित्रकला दिखाई देती है। जब हम भीमबेटका की गुफाओं की बात करते हैं तो वहां पर आदि मानव के द्वारा पेंटिंग करने का हमको विस्तृत प्रमाण मिलते हैं। आज भी आप जाकर देख सकते हैं वहां पर। और जब हम अपने यहाँ पर अजंता की बात करते हैं तो अजंता तो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, आज तो यूनेस्को की धरोहर है। जब हम अपने यहाँ पे जैन चित्रकला की बात करते हैं तो जैनों ने इस देश में बहुत सी बेहतरीन चित्रकला का विकास किया। तो 1 by 1 अब आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हुमायूं के समय में जिस चित्रकला का विकास हुआ, उस चित्रकला, उसका आधार ही हुमायूं ने तैयार किया था। आधार किसने तैयार किया? हुमायूं ने तैयार किया। तो ये हुमायूं हैं और उनके द्वारा हुमायूं के दरबारी चित्र हैं। वो चित्रकारों की बात जो मैंने पहले भी आपसे की थी वो इस संदर्भ में आता है। ये आप देख सकते हैं कि एक चित्र है अकबर के काल का। इसी प्रकार से ये एक दरबारी शैली का चित्र है। ये दरबारी शैली का चित्र है। इस तरह के चित्र आपको खूब दिखाई देंगे। महिलाओं के चित्र भी हमें वहां पे दिखाई देते हैं। मुगल काल के अंतर्गत राजा, मुगल सम्राट अपनी गद्दी पर बैठा है और इसी के अंतर्गत हम ये जहांगीर बाज के साथ है। ये भी एक प्रकार का चित्र हम देखते हैं। यहां पर हम इस बात को जरूर करना चाहेंगे कि जब पशु पक्षियों के चित्रण की बात आती है तो एक चित्रकार आता है मंसूर। अपने हम देखते हैं कि किस प्रकार से साइबेरिया की तरफ से, या यूं कहें कि ठंडे प्रदेशों की तरफ से भारत में पक्षी आते रहे हैं। तब भी आते थे, आज भी आते हैं। तो ये साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया पक्षियों को ये उनके चित्र बनाता है। तो कई चित्र ऐसे हैं जो मतलब जिनको हम प्रतीकात्मक रूप से कह सकते हैं। आपने सबने सुना है इस बात को, राजस्थान में अपने यहाँ पे कुर्जा गीत गाए जाते हैं। कुर्जा ये भी एक क्रेन है, एक पक्षी है, विदेशी पक्षी। ये राजस्थान की संस्कृति का एक भाग बन जाता है। तो मुगल काल में जब हम बात करते हैं तो इस काल में जहांगीर के समय में चित्रकला के विविध रूपों का विकास हुआ। और विविध रूपों के विकास के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये अपने आप में हमारी एक अप्रतिम धरोहर के रूप में विकसित होती है। ये चित्रकला की, मुगल चित्रकला की सामान्य बातें थी और इसके साथ ये केवल जनरलाइज था। विशिष्ट बातें ऑफलाइन क्लास में बात करेंगे। इसकी क्लास में यूनिवर्सिटी की जो क्लास होती है, कॉलेज की जो क्लास होती है। थैंक यू, धन्यवाद।